नमस्कार, केबीसी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम आपके बीच फिर आ पहुँचे हैं अच्छी खबर लेकर के। और आज हमारे साथ एक ऐसे एक्टर हैं जो एक छोटे से गांव से निकल करके मुंबई जैसे शहर में जा कर के अपनी एक अलग पहचान बना बैठे हैं। और वो अलग अलग फिल्मों में, अलग अलग वेब सीरीज़ में उनका प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा है। और हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो समाज सेवी भी हैं, रंगकर्मी भी हैं और समाज में कुछ अच्छा करने की अपनी कुव्वत रखते हैं। हमारे साथ कुमार सौरभ हैं जो एक अच्छे एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं, और साथ में है श्यामदेव राय। आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू धन्यवाद। तो कुमार सौरभ, आज आप कटिहार के एक छोटे से गांव से निकल करके मुंबई का सफ़र आपने तय किया। कैसा रहा आपका वो सफ़र? स्ट्रगल बड़ा है, तभी मज़ा है। मेहनत करना पड़ता है, हार्ड वर्क वहाँ पहुँचने के लिए। तो बिना मेहनत का कुछ मिलेगा नहीं। तो मेहनत है और मैं पहुँच रहा हूँ, धीमे धीमे कर रहा हूँ सब कुछ। आप लोगों का प्यार है, लोगों का दुआ है, और ऑडियंस ने जो मुझे प्यार दिया है वो मेरी ताकत है। तो अपनी ताकत के हिसाब से मैं सब कुछ कर रहा हूँ। अच्छा, आप एक छोटे से गांव से निकले, तो आपकी जर्नी जो मुंबई तक की जो आपने तय की है, उसमें क्या क्या परेशानी आई? किस तरह आपने, लोग आपको डेमोलाइज भी करते होंगे कि भाई एक्टिंग क्यों कर रहे हो, तुम्हारे बस का नहीं है, ऐसा कुछ भी हुआ क्या कभी? ऐसे लोग तो आपको मिलते ही रहेंगे, और आपको ऐसे लोगों को सुनना नहीं है। आप जो सोच रहे हो, आपने जो सोचा है, जो आपने तय किया, आप उस दिशा में जाओ। फिर जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं या जो आपको नीचा दिखा रहे हैं, वही आपकी तारीफ़ करेंगे और बोलेंगे कि हाँ, मैं तो जानता था ये तो करेगा। तो वही है, बस डू योर जॉब एंड डोंट थिंक एनीथिंग। आपकी हाइट को लेकर के भी लोग सवाल करते हैं कि आपकी हाइट भी कम है, एक्टिंग भी करनी है, तो उस समय कोई परेशानी आती है? उसमें भी क्या लगता है कि राजनीति होती है क्या उसमें? हाइट का जहाँ तक मैटर है मुंबई में, तो ये मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट है। अभी आपके ऐसे लोग मुंबई में बहुत हैं, मेरे ऐसे भी हैं लेकिन बहुत कम है। तो मेरा स्ट्रगल थोड़ा सा कम है आपके अपेक्षा। तो ये तो बहुत प्लस है कि कहीं पे नहीं मिल रहा है तो कुमार सौरभ को ला यार, वो फिट है इस कैरेक्टर में। तो मेरे लिए तो प्लस है, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है और मैं खुश हूँ कि मैं ऐसा हूँ। घर से कितना सपोर्ट मिला आपको? आप जो फिल्मी दुनिया में गए, कितना सपोर्ट मिला आपको घर से? फुल सपोर्ट मिला। पापा चाहते थे मैं एक्टर बनूँ। बचपन में जब मैं 8 साल का था, तब मुझे पता था कि व्हाट इज़ एनएसटी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा क्या है। मुझे 8 साल की उम्र में पता था। पापा बोलते तू एनएसटी जाएगा, एनएसटी जाएगा, एनएसटी जाएगा, तुझे एक्टिंग करनी है। तो माहौल तो मुझे बहुत प्यारा मिला घर से। चलिए, अब श्यामदेव से भी बात कर लेते हैं। आप भी एक रंगकर्मी हैं, तो आपको क्या लगता है कि रंगकर्मी बनने में उसमें क्या खूबी होना चाहिए, और आप कितने वर्षों से रंगकर्मी का कार्य कर रहे हैं? देखिए, रंगकर के प्रति तो मेरी बचपन से रुचि थी, और कुमार सौरभ जी के साथ इनसे पहले से मैं रंगकर्म कर रहा था। और ये जब आए तो इनके अंदर में जो हमने जज्बा देखा था कि एक्टिंग के प्रति, बाकी लोग आए थे शौक़ से रंगकर्म करने के लिए, लेकिन ये जब आए थे तो इनके मन में था कि नहीं, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक्टिंग करनी है, दूसरा कुछ और नहीं करना है। मेरे भी मन में था कि मैं भी मुंबई के बड़े पर्दे पर पहुंचूं, अपनी कला दिखाऊं, लेकिन हम उन चुनौतियों का सामना नहीं कर सके, जिस वजह से कटिहार जैसे छोटे शहर में रंगकर्म को लेकर बुनियादी सुविधाएं मौजूद नहीं है। कोई अच्छा निर्देशक नहीं है जो आपके एक्टिंग को लेकर जो आपकी जो उसमें होनी चाहिए, चाहे वो आपकी आंगिक अभिनय हो, भाषायिक हो या फिर साहित्यिक हो, ऐसा कोई व्यक्ति फ़िलहाल कटिहार में नहीं है जो आपके एक्टिंग को निखार सके। और ऐसा कोई रंग भवन नहीं है जहाँ पर एक्टर अपना अभिनय को दिखा सके। इस वजह से लगभग मैं 10 वर्षों के साथ जो कटिहार में एकमात्र संस्था इप्टा लोगों के साथ मिलकर नाटक करती थी, उनके साथ मैं जुड़ा। और एक समय आया कि फिर मुझे अपने पारिवारिक दायित्वों के कारण अपने पैर पीछे खींचने पड़े, लेकिन इस बीच कई नाटकों में अभिनय करने का मौका मिला। छोटे मोटे एकांकी नाटक मैंने लिखा भी, और एक बार मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का ऑडिशन भी दिया। दुर्भाग्यवश से उसमें मेरा
सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन ये कमी कहीं न कहीं खलती है मुझे कि मैंने जिस चीज़ को बचपन से चाहा था कि मुझे एक्टर बनना है और उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाया। फिलहाल अपने साथ काम कर रहे हमारे छोटे भाई कुमार सौरभ को जब देखता हूँ तो दिल में एक सुकून मिलता है कि चलो मैं न सही, हमारे साथ का कोई तो अपना परचम लहरा रहा है। अच्छा सौरभ, आप हरियाणा में आपका जन्म हुआ, ये क्या इसके पीछे कहानी है, थोड़े हमारे दर्शकों को इस बारे में बताएं। पापा जॉब करते थे दिल्ली में, हम रहते थे फरीदाबाद में, तो हमारा जन्म फरीदाबाद में हुआ। कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, सिंपल। अच्छा, फिर आप कटिहार आप चले आए, तो कटिहार में आप शिक्षा दीक्षा ली, तो कहाँ से आपने यहाँ शिक्षा ली, फिर उसके बाद क्या जर्नी आपकी रही, कैसे कैसे आपने इस क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाया। ज़िला स्कूल कटिहार से मैंने मैट्रिक किया, इसके बाद डीएस कॉलेज में नामांकन हुआ मेरा 11-12 ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से हुआ डीएस कॉलेज में। और फिर इसी दरमियान जब मैं पार्ट 1 में था, पार्ट 2 में था, दिल्ली चला गया थिएटर करने के लिए। एक वर्कशॉप लगा था गया में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का टेक्निकल वर्कशॉप 1 महीने का। तो 20 लड़के सेलेक्ट हुए थे वहाँ पे पूरे बिहार से। मेरे गुरुदेव है मेंटोर रॉबिन दास, बहुत बड़ी भूमिका है जहाँ मैं अभी हूँ उनका मेरे साथ। तो वो मुझे लेके चले गए दिल्ली, वहाँ मैं थिएटर करना शुरू कर दिया। फिर मुझे मालूम चला कि एक मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा है भोपाल में, तो वहाँ पे अप्लाई कर। तो वहाँ अप्लाई करने का बस एक ही कारण था कि मुझे खाने को मिलेगा, छत मिलेगा और अच्छी फैकल्टीज़ मिलेंगे और 4 नाटक करने को मिलेगा। और क्या चाहिए था मुझे, भूख उसका ही था। अच्छी फैकल्टीज़ चाहिए थी, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में फैकल्टीज़ है वो फैकल्टीज़ मुझे एमपी ड्रामा स्कूल में मिल रहा है। 4 अच्छे नाटक कर रहा हूँ, छत है, मुझे छत का नहीं सोचना कि मैं किराया कहाँ से लाऊंगा, खाना फ्री में मिल रहा है। अप्लाई किया, हो गया। तो वो मेरे ज़िंदगी का सबसे मतलब टर्निंग पॉइंट था और सबसे गोल्डन पीरियड थिएटर डेज़ का। तो ड्रामा स्कूल किया, फिर दिल्ली गया, फिर 1 साल थिएटर किया, इसके बाद 2014 में मुंबई। तो क्या इस बीच में कई संघर्ष भी करने पड़े, कई धक्के भी। कहा जाता है कि मुंबई में एक महंगा शहर है, वहाँ रह करके एक एक्टिंग करना, फिर उस फील्ड में आपको जगह बनाना, कितनी परेशानी आपको हुई इस बीच। वो तो करना पड़ेगा तभी मज़ा है। आपको हाथ में परोस के दे दिया जाए तो मज़ा नहीं है। आप खुद से सब्जी काटो, प्याज काटो, गैस जलाओ, बनाओ, तब खाने में स्वाद आएगा आपको ना। आपको परोस के दे देगा तो आप उसमें नुक्स ही निकालोगे कि इसमें नमक कम है, अच्छा मिर्च अधिक हो गया। जब आप खुद से बनाते हो तो आपको टेस्टी लगता है, और सच में टेस्टी होता है वो। तो वो तो रहेगा, आप उसमें डरो मत। और मैं चाहता हूँ कि हर आदमी के साथ वो हो। जब आप धूप में आते हो तब आपको छाँव का मज़ा आता है, तब आप अच्छे मतलब स्वाद उसका मज़ा लेते हो आप, तो वो तो रहेगा ही। अच्छा, भारतीय फिल्म और वेब सीरीज में आप अंतर क्या देखते हैं? चूँकि टीवी पर वेब सीरीज आता है, यूट्यूब पर भी अब आता है, और भारतीय फिल्म का एक पर्दा, उसमें दोनों में आपको क्या फ़र्क नजर आता है? फिल्म में ऐसा है कि फिल्म 3 घंटे की होती है और वेब सीरीज़ 8 एपिसोड, 9 एपिसोड, 10 एपिसोड। तो जो हीरो है फिल्म का, तो फिल्म हीरो के लिए बनाया जाता है, उसमें हीरो दिख रहा है, हर फ्रेम में हीरो हीरो हीरो, हर 3 मिनट में हीरो आता है। तो कैरेक्टर आर्टिस्ट को उतना मौका नहीं मिलता। वेब सीरीज़ में जितने कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं उसको बहुत अधिक स्पेस मिलता है, बहुत टाइम मिलता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। मुझे देखो तो मैं कब बात कर पाऊंगा, आप मोबाइल पे देख रहे हो, आप मुझे देखो। जी जी जी, आप बोलिए। हाँ। मैं आपको सुन रहा हूँ। हाँ, बात कीजिए। तो वेब सीरीज़ में, और सिर्फ जैसे मैं इसको मानता हूँ कि आप मान लो आईपीएल और क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, उसमें 11 खिलाड़ी हैं, खेल रहे हैं। आईपीएल वरदान साबित है और क्रिकेटर्स के लिए, बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, हर जगह से, जिनको मौका नहीं मिल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसको मौका मिल रहा है आईपीएल में। वो अपना टैलेंट दिखाते हैं आईपीएल में, अब वो फिर सेलेक्ट होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। तो जैसे आईपीएल वरदान साबित है क्रिकेटर्स के लिए, वैसे ही वेब सीरीज़ बस एक्टर्स के लिए नहीं, राइटर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, मेकअप आर्टिस्ट के लिए, सब के लिए, सिनेमेटोग्राफी के लिए, सब के लिए वरदान साबित है। तो इसमें आपको बहुत स्कोप मिलता है वेब सीरीज़ में, क्योंकि बहुत लंबा 7, 8, 10 एपिसोड का होता है। फिल्म 3 घंटे की होती है, तो हल्का सा आपको कम टाइम मिलता है उसमें अपना टैलेंट दिखाने का। 2016 से आपने लाल रंग से फिल्म की शुरुआत की, तो कैसा अनुभव रहा उस समय आपका? वो मेरी पहली फिल्म थी। मैं ड्रामा स्कूल से पास आउट हुए मुझे 1 साल ही हुए थे। तो जो फैकल्टीज़ ने मुझे पढ़ाया था सब रिसर्च करके मैंने उस कैरेक्टर में डाल दिया।
तो मेरी पहली फिल्म थी, मैंने बहुत शिद्दत के साथ इसमें कोई किया था। ऐसा सीन जो आपको एक यादगार हमेशा रहा हो, कुछ ऐसा सीन जो आपने कभी भूला नहीं हो उसको? लाल रंग के सारे सीन्स मेरे लिए यादगार है, वो सारा मेरे वो फिल्म ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बहुत यहीं दिल से के आपकी करीब। शुरुआत भी हुई। हाँ जी। 2018 में भी फिर आप आए, फिर 2020 में भी आए, 2022 में भी आए। तो उस दरमियान कितनी फिल्में आपके पास थी, काम कितना था आपके पास में? देखो, अप डाउन तो चलता ही रहेगा आपके पास। आप 1 महीना आपने काम किया, आपको 6 महीने घर में बैठना पड़ेगा। आपने 10 दिन काम किया, फिर आपको कभी कभी 1 साल बैठना पड़ेगा, आपके पास काम नहीं होगा। बस पैसेंस, वहाँ पे पैसेंस चाहिए। आपके पास कितना पैसेंस है? आप बहुत जल्दी डिप्रेस तो नहीं हो जाते हो? आप दूसरों को देख के आप जलने तो नहीं लगते हो कि अरे उसको काम मिल गया? मेन मुंबई में आपको काम नहीं मिल रहा है, इससे अधिक तकलीफ होती है कि उसको काम कैसे मिल गया, उसको इतना बड़ा कैरेक्टर कैसे मिल गया, और वो देख के आदमी हसद करते हैं। वो नहीं करना चाहिए। आप पैसेंस के साथ रहो, आपको काम मिलेगा। अपना वेट करो अपने काम आने का, आपको काम आया उसका वेट करो पैसेंस के साथ। अच्छा, महारानी 2 में सन्यासी का रोल आपने किया था, तो वो क्या था उसमें? क्या उसमें कुछ ऐसा बताइए हमारे दर्शकों को जो कुछ उन लोगों को भी समझ में आया कि आपका रोल क्या आपने उस अदा किया उसमें। एक वेब सीरीज बन रही थी निर्मला पाठक की घर वापसी, उसके लिए मैंने एक ऑडिशन दिया, मैं सेलेक्ट हो गया उसके लिए। और साथ में कॉमन प्रोड्यूसर है महारानी का भी और निर्मला पाठक की घर वापसी का भी, नरेन भाई। तो उन्होंने सुभाष कपूर को मेरा ऑडिशन दिखाया कि इस लड़के को देखना, ये सन्यासी में जा रहा है। तो सुभाष सर देखिए, बोला हाँ इसको मैं जानता हूँ, इसको देखो मैं लाल रंग में, चल कल बुला मीटिंग कर। मीटिंग हुई और मैं सिलेक्ट हुआ, बातचीत हुई और मैं कर रहा था। उसका कोई ऐसा डायलॉग जो हमारे दर्शकों को आप आज हमारे मंच के द्वारा बता पाए? बहुत सारे डायलॉग्स हैं, लेकिन कुछ कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं कि मैं नहीं बोल सकता, फिर भी एक डायलॉग बोलता हूँ कि सन्यासी राय दियरा से हैं जीजा जी। सन्यासी रहना क्या है, मैं भूल रहा हूँ डायलॉग। दियरा से हैं जीजा जी, सन्यासी जब पैर छूता है तो सर पर बिठाता है, और जब लाठी चलाता है तो कपारे फोड़ देता है। बहुत बड़ा गलती किए हैं आप। आपका एक वेब सीरीज वो था जिसमें आप बोलते कि मुझे भी टिकट दे दो, एमएलए बनना है, वो क्या था? वो उसके बारे में बताइए, क्योंकि बिहार तो जानते ही हैं राजनीति के लिए जाना जाता है। राजनीति, बिहार की राजनीति पर आप लोगों ने वेब सीरीज बनाया, उस पर बताइए कि आप राजनीति के लिए टिकट की मांग कर रहे थे चुनाव लड़ने के लिए। वेब सीरीज मैंने नहीं बनाई, वेब सीरीज सुभाष कपूर ने जी, बनाई है आप सर उसमें ने। रोल एक्टर मैं एक थे। एक्टर प्ले किया हूँ उसमें। जी। और हाँ, वो बस सीन था कि वो जाता है अपने जीजा जी के पास कि मुझे भी विधायक बना दो, और वो डिजर्व नहीं करता। बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल सा इंसान है, उठ के गांव से आ गया पटना दीदी के साथ। जीजा जी उसके मुख्यमंत्री हैं, उसको लगता है कि मैं भी साथ में मुख्यमंत्री बन जाऊंगा या मुझे विधायक बना किस देंगे। पर आधारित था वो? आप लोगों ने जो बनाया वो किस पर आधारित था? वो किसको दिखाना चाह रहे थे? वो फिक्शन है, फिक्शन है। अच्छा, आप बताइए, चूँकि आप इनके साथ जो है श्यामदेव जी, आप इनके साथ बहुत सा नाटक वगैरह किए भी हैं, कैसा आप देखते थे इनमें वो खूबी जो आज ये दिखा रहे हैं? तो आपको क्या लगता है कि उस समय का एक दौर और आज का दौर में कितना फ़र्क देख रहे हैं आप? देखिए, लोग जब बड़े पर्दे पर पहुंच जाते हैं तो उसमें कई तरह के जो है ना ईगो आ जाता है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ पिछले 20 वर्षों से, 2005 से मैं कुमार सौरभ को जान रहा हूँ, और सिर्फ मंच पे नहीं, हम लोगों ने तो ज़मीन से नाटक की शुरुआत की और सैकड़ों नुक्कड़ नाटकों में काम किया है। बिहार, बंगाल के साथ साथ पटना, लखनऊ, असम, कई मंचों पे हम लोगों ने मंच पे साथ साथ नुक्कड़ नाटकों में काम किया। जो कुमार सौरभ पहले था वो आज भी है, ये मैं देख रहा हूँ। और इनकी जो सबसे बड़ी खासियत की थी ना कि इनको आप जो भूमिका देते हैं उसके लिए सहज रूप से ये तैयार हो जाते थे। एक बार एक नाटक का पूर्वाभ्यास चल रहा था, उसमें एक नाम आ गया था कि चंकी इनके चरित्र का नाम था। चंकी। और पूरी जो इप्टा की मंडली थी उस दिन के बाद शायद ही इसको, इप्टा भारतीय जननाट्य संघ, अब इप्टा की बात जी 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 पूरा बता दीजिए हमारे दर्शकों जी। को। इप्टा एक जनवादी संस्थान है जो पूरे देश में नाटक करती है, गीत संगीत के माध्यम से लोगों की आवाज़ उठाती है। तो उस मंच से मैं जुड़ा हुआ था, तो उसी समय हमारी कुमार सौरभ से मुलाकात हुई थी। तो मैंने इनके अंदर ये देखा कि उसमें जब भी इनको जो भूमिका मिले उसके लिए सहज रूप से तैयार होते थे, और नाटक जो भी हो रहा था कुमार सौरभ को अगर उसमें रोल बड़ा मिले,
छोटा मिले, चर्चा इनकी ही होती थी। चर्चा इनकी ही होती थी, चाहे कितना ही कोई मेहनत करके एक्टिंग करे, लेकिन ये अपने अभिनय के खास स्टाइल के कारण। मतलब इनका जो एक्टिंग देख करके लोग काफ़ी प्रभावित जी होते जी जी, हैं। इनके चेहरे में कहिए कि एक्टिंग का जो जुनून था वो नाटक में दिखता था, और यही कारण है कि वो नाटक के माध्यम से वो मुंबई पहुंचा और मुंबई में बड़े पर्दे पर अच्छा, दिख एक रहा इनका है। नाटक था मुनिया की दास्तान, उसमें ये बता रहे थे, चूँकि रंगकर्मी पहले भी हमारे साथ आए थे स्टूडियो में, बता रहे थे कि उसमें इनका भाई का रोल था, वो क्या था उस पर थोड़ा सा, चूँकि आप उस दिन नहीं थे, आज आप आ गए हैं तो बता ही दीजिए वो नाटक का जो रोल था इनका। जी जी, छोटे भाई का जो रोल था वो पागल था दिमाग से, उसका मतलब आप ही बता दीजिए। दैट वॉज नॉट मुनिया की दास्तान, वो अपना मृदंगिया था। जी नहीं, मुनिया की दास्तान वो नाटक मैंने ही लिखा था। हाँ, आपको अच्छा, आप ही ने लिखा जी था। जी, वो क्या था वो नाटक, नाटक? वो नाटक एक गरीब लाचार लड़की की कहानी थी, जिसका एक पागल भाई होता है और उसका पिता नशेड़ी था, और उस पागल भाई की भूमिका में हमारे कुमार सौरभ जी थे, और मुनिया की भूमिका कई अभिनेत्रियों ने कटिहार में निभाया। उस पागल भाई की भूमिका में कुमार सौरभ जी जान डाल देते थे कि वो देखने के बाद उस नाटक में कि हाँ पागल सचमुच में कैसा होता है, वो नाटक में सचमुच में रियलिस्टिक, जिसको आप कह सकते हैं ना, जीवन के सत्य से परिचय हो जाना, वैसा अभिनय हमारे कुमार सौरभ जी का उस नाटक में दिखता था। और मुनिया की दास्तान एक ऐसे पिता की कहानी थी जो नशा का सेवन करता है, और नशे के कारण वह अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पाता है, और मुनिया एक साहूकार के हाथों बिक जाती है, और उस साहूकार के चंगुल से उसका पागल भाई छुड़ाने की कोशिश करता है, और ये काफ़ी संघर्ष भरी कहानी थी। और इस मुनिया की दास्तान नाटक यूथ फेस्टिवल में, गुवाहाटी के मालीगांव रंग भवन में, और कई स्थानों पे हम लोगों ने उसका, कटिहार में भी टाउन हॉल में, रेलवे प्रवर्तन संस्थान में, कई मंचों पर उस नाटक का लगभग 15 से 20 शो उसका हुआ, और काफ़ी चर्चा में रहा वो नाटक कटिहार में। अगर देखा जाए, क्या लगता है कि इनकी शुरुआत वहीं से हो गई कि इसके पहले भी आपको लगता है कि? नहीं, उसके पहले कुमार सौरभ, हमने मृदंगिया किया था अपने, जी, जी, आपका जी, भाई का बिल्कुल। कैरेक्टर मैंने प्ले किया था उसमें, जी, जिसमें आप लीड में थे, मृदंगिया का कैरेक्टर आप प्ले कर रहे थे। बिल्कुल, और मैं धम्मा प्ले कैरेक्टर किया जी। था। वो नाटक मृदंगिया जो अपने कोसी सीमांचल में जो लोगों की मृत्यु होने पर मृदंग बजाने की परंपरा थी, उस मृदंगिया नाटक में कुमार सौरभ जी उसमें भी एक ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति की भूमिका में थे, और वहाँ पे भी इन्होंने अपने चरित्र के साथ बिल्कुल ही न्याय किया, और वह जो है नाटक वहीं से हम दोनों का जो जोड़ी बना वह आगे चलता रहा, बढ़ता रहा। और मृदंगिया नाटक जो अपने पूर्णिया जिले के एक अखिलेश अखिल जी हैं, उनके द्वारा लिखित है, कोसी सीमांचल की कहानी है, और आज भी पूर्णिया में मृदंगिया नाटक काफ़ी चर्चा में रहता है, हमेशा किसी न किसी मंच पर वह मंचन होते ही रहता है। और कटिहार में भी आलोक भैया के द्वारा और पुराने जितने भी अभिनेता हैं उन लोगों के द्वारा भी उस नाटक का मंचन हुआ। लेकिन जो एक धम्मा चरित्र था, जो उस चरित्र के साथ जो न्याय कुमार सौरभ ने किया, शायद इससे पहले अभिनय को आज तक याद किया जाए। हाँ बिल्कुल, जो कुमार सौरभ ने अभिनय किया धम्मा की भूमिका में, वो शायद ही इनसे पहले किसी ने न किया, और अभी तो मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। कुमार सौरभ, आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि कब कब आपकी कौन सी वेब सीरीज आई, कौन कौन सी मूवी आपने की, कौन सा किस में रोल रहा, थोड़ा हमारे दर्शकों को इस पर प्रकाश डालें। इतना तो याद नहीं है मुझे, लेकिन मेरी पहली फिल्म लाल रंग थी, फिर मैंने डोंगरी का राजा किया, बागी 2 किया, लास्ट फिल्म शमशेरा किया, अभी लास्ट फिल्म आई थी मेरी एक चतुरनार, वेब सीरीज डिनर पार्टी की घर वापसी, गन्स एंड गुलाब्स, मामला लीगल है, याद है कुछ प्रोडक्ट्स हैं, 10 एक वेब सीरीज़ की है, 10 एक फिल्में की हैं, कुछ शॉर्ट्स फिल्में, कुछ एड्स, और कुछ पहले एपिसोड की थी। अच्छा, कोई ऐसा यादगार उसमें डायलॉग या कुछ ऐसा एक्टिंग हमारे दर्शकों को, चूँकि आप कटिहार से जुड़े हुए हैं और आज कटिहार में आप मिल चुके हैं, हमारे स्टूडियो में आ गए हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा यादगार डायलॉग जो आपने किया हो। एक है जो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप, मैं, श्याम भैया, सबके लाइफ में फिट बैठता है वो डायलॉग। निर्मल पाठक की घर वापसी में वो डायलॉग है कि
जब छोट थे ना भैया, झूठ मूठ कर रोते थे, बड़ हुए तो झूठ मूठ का मुस्कुराते हैं। जी। और एक डायलॉग आपका वो भी था, समुंदर किनारे आप खड़े होकर के बाल नीचे करके आप एक डायलॉग, ये डायलॉग है। यही डायलॉग था। हाँ। अच्छा, और इसके अलावा और कोई डायलॉग जो आपको बहुत प्रिय लगा हो, आपके दिल को छू गया हो कि नहीं ये बहुत अच्छा मेरे लिए रहा, कोई ऐसा? जय शनिदेव बच्चा, तेरे वहाँ काला तिल्ला है। जेब में जादूगर का भी आपने किया था रोल उसमें। हाँ, जादूगर रोल किया मैंने, और वो हमारे लिए काफ़ी आसान था। नुक्कड़ नाटक हमने काफ़ी किया है जी। तो उसी फॉर्म में वो डायलॉग है कि खिरशु के आदम खुशर का ताबीज ले ले, तो वो बहुत उसमें मैं फैमिलियर था, तो बहुत बड़ा टास्क नहीं था वो मेरे लिए। अच्छा, मुनिया की दास्तान में आप जो पागल भाई का रोल किए थे, वही डायलॉग आज थोड़ा सा, उसमें डायलॉग्स थे नहीं मेरे भैया, जानते हैं उसमें नो डायलॉग्स। रोते हुए जो एक्टिंग की थी उसमें, हाँ। पागल भाई की, हाँ। वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अगर वो तो नहीं हो पाता है इंटरव्यू में, उसके लिए इम्पल्स में जाना पड़ता है अचानक से। नहीं, दीदी मशीन दीदी नहीं आप हूँ। कुछ ऐसा डायलॉग बोलते हैं उसमें, बस दीदी दीदी, बस दीदी दीदी था। हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा, चूंकि मैंने आपका वो नाटक देखा है। दीदी दीदी भूख भूख इतना ही कुछ, और डायलॉग्स कुछ थे ही दीदी नहीं। मुझे, चूंकि आपने एकदम पीड़ा के साथ कहा था, तो थोड़ा सा अगर वो कर पाए हमारे दर्शकों। देखिए हम एक्टर्स हैं, हम रोबोट नहीं है कि आपने स्विच ऑन किया और हम बोल दिए। नहीं, जो आपके दिल को लगे कि नहीं हमको करना चाहिए, तो नहीं हो पाएगा वो अभी। अभी आपको नहीं। अच्छा, कुछ ऐसा बहुत इमोशनल, बहुत डीप कैरेक्टर है वो ना। जी, जी। जाना होता है कैरेक्टर में। स्टेज में इन करने से पहले आप विंग्स में सोचते हो, आप कैरेक्टर में रहते हो, इसके बाद आप इन करते हो स्टेज पे, तो उसके लिए तो जाना पड़ेगा, ऐसे अचानक से नहीं होता वो। अच्छा, कैसा लगता है कि आज जो नए दौर के पीढ़ी के जो युवा पीढ़ी इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लोग को लगता है कि एकदम थोड़ा सा नाटक उटक किए फिर तुरंत मुंबई की ओर रुख कर जाते हैं, तो आपको क्या संदेश उन लोगों को आप देंगे? थिएटर जम के करो, जितना हो सके थिएटर करो, नाटक करो, कविता पढ़ो, लिटरेचर से प्यार रखो, कहानियाँ पढ़ो, जितनी कहानियाँ पढ़ सकते हो, अलग अलग नाटक पढ़ो। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है ना कि एक्टिंग की फील्ड में पढ़ना ज़रूरी नहीं है। जब हम इधर आते हैं तो लगता है कि सबसे अधिक पढ़ाई तो यहीं पे करनी पड़ती है। आपको डॉक्टर भी पढ़ो तो कम है, अब वकील बन जाओ वो भी काम आएगा, आप इंजीनियर बन जाओ वो भी काम आएगा। थिएटर इसमें एक्टिंग की फील्ड में जितना पढ़ो उतना कम है। हमारी फील्ड में आप इंजीनियर हैं तो आप इंजीनियरिंग पढ़ लिया, आपने हो गया आपका, लेकिन हमें सब पढ़ना पड़ता है। अच्छा, सरकार ने अब जो है, भारत सरकार ने नाटक को बाहर कर दिया है इस विधा को, तो क्या कहेंगे, कितनी मायूसी हो रही है पूरे देश के जो रंगकर्मी हैं चाहे एक्टर हैं, जो नाटक के माध्यम से आगे बढ़ते थे, एक मंच था। चूँकि भारत क्या नाम है, जो उत्सव किया जाता था जो देश भारत सरकार के द्वारा जो है उसको बैंड कर दिया गया, बंद कर दिया गया। यूथ फेस्टिवल ना, हाँ, नेशनल यूथ फेस्टिवल जो प्रत्येक साल स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर भारत सरकार के द्वारा देश के विभिन्न कोनों में मनाया जाता है। उसमें कई विधाएं हैं उस प्रतियोगिता में, जिसमें नाटक भी एकांकी नाटक हुआ करता था, जिसमें 9 सदस्यों की टीम हुआ करती थी कि कोई भी जो नाटक 45 मिनट का एकांकी नाटक होगा उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म था छोटे शहर के कलाकारों के लिए, क्योंकि कटिहार में अगर देखें तो रेगुलर थिएटर होता नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से कुछ टीमें तैयार हो जाती थी, चाहे वह स्कूल का ही हो, कॉलेज का हो, या फिर कोई रेगुलर थिएटर करने वाले लोग तैयार होते थे, कुछ करते थे। उसके माध्यम से पहले अपने ज़िले में उनको कंपटीशन करना पड़ता था, वहाँ पे उनको स्थान मिलने के बाद फिर स्टेट लेवल पर करना पड़ता था। स्टेट लेवल में जब आप प्रथम आते थे, बिहार के 38 ज़िलों में से कम 15 ज़िलों से नाटक निश्चित रूप से पटना पहुँचता था। और 2006 में कटिहार की टीम, जिसमें मैं भी शामिल था, तो खुदा हाफिज नाटक हम लोगों ने पटना में पहली बार यूथ फेस्टिवल का आयोजन हुआ था, तो हमारे टीम को पूरे ऑल इंडिया लेवल पे दूसरा स्थान मिला था, जो काफ़ी सराहनीय अभिनय हमारे 2 कलाकार आशुतोष जी जो अभी मुंबई में हैं और आलोक भैया जो आप कटिहार में आप जानते ही हैं, उनके द्वारा किया गया था। तो एक पहचान मिली कलाकारों को, एक मंच मिला, और सरकार के द्वारा नाटक को यूथ फेस्टिवल से समाप्त कर देना तो कई छोटे शहर के कलाकारों के लिए एक कई कलाकार के लिए धक्का है, मायूसी है, क्योंकि कि आपके पास मंच है नहीं, और जो मंच था एक छोटा मोटा उसे भी आप छीन लेते हैं। और बिहार में अगर देखें
तो बिहार में का थिएटर खास करके कोसी सीमांचल में तो बिल्कुल नगण्य है। पटना में थिएटर है और बेगूसराय तक आते आते थिएटर दम तोड़ देता है। करेक्ट। तो ज़रूरत था सरकार को कि इस विधा में और कुछ बेहतर करने की, न कि इसको हटाने की। तो मैं मानता हूं कि कटिहार का सरकार का यह निर्णय गलत है और आने वाले समय में सरकार को एक बार से फिर से विचार करना चाहिए और कलाकारों के सम्मान के लिए इसे फिर से शुरू करना चाहिए। खास करके छोटे शहर के कलाकारों के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म था। करेक्ट। कुमार सौरभ जी, आप नेशनल ऑफ ड्रामा जाना चाहते थे लेकिन आप चले गए मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा में आप चले गए। ये क्या, इसमें क्या वजह रही, कैसे वहाँ पहुँच गए? मैं पहले ही बोला कि दिल्ली में मैं उस वक्त थिएटर करता था। छत चाहिए फ्री में, खाना चाहिए, किराया नहीं है पास में, खाने के लिए पैसे नहीं है, 5-5 दिन भूखा रहता था, रिहर्सल करता था दिल्ली में। तब मुझे मालूम चला कि अच्छा MP ड्रामा स्कूल जाओ, 1 साल का कोर्स है वो, अभी 2 साल का हो गया वो। 1 साल का कोर्स है वो, वहाँ पे अप्लाई करो, अगर हो जाता तो ठीक है, 1 साल करो, फिर आप आके NST करो। तो मैं सोचा चलो ठीक है, करके देखते हैं। अप्लाई किया, हो गया। लेकिन जब 1 साल मैंने MP ड्रामा स्कूल में बिताया तब मुझे लगा कि मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ज़रूरत नहीं है। मैं तैयार हूँ बॉम्बे जाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं 1 साल दिल्ली में आके फिर से थिएटर किया है, फिर आया मैं मुंबई। नहीं, आपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मेरे पास जो है मेरे साथ राजनीति हो गई थी नेशनल ड्रामा जाने में क्रम में। वो क्या था, आपने कहा था इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। मेरा जब मैं MP ड्रामा स्कूल में था तभी अप्लाई किया था NST में। तो मेरे ड्रामा स्कूल के जो संजय उपाध्याय डायरेक्टर है वो बोले सौरभ कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारा हो गया है। NST से 2-3 कॉल आए मुझे कि सौरभ बधाई हो तेरा हो गया, बधाई हो तेरा हो गया, बधाई तेरा हो गया। मैं बहुत खुश था। जब मैं NST से ऑफिशियली मुझे कॉल नहीं आया। जब मैं NST में कॉल किया तो बोला आपका फॉर्म नंबर ये, नहीं सर नहीं हुआ आपका तो नहीं हुआ है। तो कुछ राजनीति हुई थी, फिर मेरे गुरुदेव है रॉबिन दास, उन्होंने भी बोला कि कुछ हो गया है, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। तो क्या इसमें भी राजनीति होती है? क्या आपको लगता है कि इसमें भी हर जगह राजनीति तो है, राजनीति तो हर जगह है। कोई अगर युवा जाना चाहे नेशनल ड्रामा में कोर्स करने के लिए या मध्य प्रदेश जाना चाहे, उसके लिए आप क्या बताएंगे, क्या प्रक्रिया है, कैसे जाना होता है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नाटक करो नाटक करो नाटक करो, कविता पढ़ो, कहानी पढ़ो, थिएटर करो। तो कब इसका फॉर्म अप्लाई होता है, कब इसके लिए जाना मार्च होता है? अप्रैल, मार्च अप्रैल, जुलाई से जुलाई का सेशन है सबका। जी। एक चीज़ मैं भी जानना चाहता हूँ कुमार सौरभ जी, वर्तमान में अभी राष्ट्रीय स्तर पे बिहार में तो ऐसा कोई स्कूल, ड्रामा स्कूल नहीं है जहाँ पे बच्चे मतलब ड्रामा सीख सके। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कितने संस्थान हैं जो मतलब एक्टिंग के लिए जानी जाती है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो मैं जान रहा हूँ और बहुत टफ है, क्योंकि मात्र हर साल 30 से 35 छात्रों का ही चयन हो पाता है। क्या लगता है उसमें कोई पैरवी चलती है या पैरवी तो बिल्कुल नहीं चलती। आप ये सोचेंगे कि मैं प्रधानमंत्री का चेक लगा दूँ इसका हो जाए, पैरवी बिल्कुल नहीं चलेगी। टैलेंट पे ही मिलेगा आपको, टैलेंट आपके काम पर। हाँ, लेकिन वही कि आप अधिक टैलेंटेड हो, मेरे से मैं भी टैलेंटेड हो, दोनों में से किसी एक को चुनना है, दोनों बेहतर है। तो आप सोचोगे कि चलो इस बार सौरभ का भी 28 साल है, ये अगली साल अप्लाई कर सकता है। सुमित जी का 30 साल है, ये अगली साल अप्लाई नहीं कर सकता, तो इस बार सुमित को ले लेता हूँ। मैं डिजर्व कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास 2 साल एज है, आपके पास एज नहीं है, तो जज भी देखते हैं कि चलो इसको ले लेता हूँ, ये अगली साल अप्लाई कर देगा। तो मुझे जज ने बोला कि तो अगली साल अप्लाई कर तेरा हो जाएगा, और मैंने फिर एटीट्यूड में बोल दिया कि मैं अप्लाई नहीं करूँगा। तो तो व्याकरण ने बोला कि ये तो क्राइटेरिया क्या रहता है, कितने लोग उसको जजमेंट करते हैं, वहाँ कितने कितने लोगों की कमेटी बैठती है? 12-15 जज आपके सामने बैठे होंगे, दिग्गज। और अभी NST से अधिक मुश्किल है MP ड्रामा स्कूल निकालना। अभी NST में 35 सीट है और MP ड्रामा स्कूल में 26 सीट है, और 60-40 का रेशियो है। NST में पूरे इंडिया से 35 लेंगे, MP ड्रामा स्कूल में 60-40 का रेशियो है, क्योंकि वो MP गवर्नमेंट की संस्था है। तो 60% MP से, 40% ऑल ओवर इंडिया से। तो अभी ऐसा हो रहा है कि जो NST अप्लाई किया उसका NST में, और MP ड्रामा स्कूल अप्लाई किया, दोनों का एग्ज़ाम दिया, MP ड्रामा स्कूल में नहीं हुआ, उसका NST में हो रहा है। तो जी। जैसे भाई ने बोला कि और भी कुछ संस्था है, BNA है, जी। भारत हिंदू नाट्य अकादमी, और अभी NST का 1-1 साल का कोर्स निकल रहा है बहुत सारी। जैसे अभी बनारस में भी खुला है, सिक्किम में खुला है। हाँ, सिक्किम में सुना है मैंने। बनारस में भी खुला है, जिसका भी परवीन गुंजन डायरेक्टर हैं। तो वहाँ पे 1 साल का ही कोर्स, 1 साल का कोर्स है ये। तो उसके लिए भी ऑडिशन देना पड़ता है? उसके लिए भी सेम प्रक्रिया है, आपको अच्छे फैकल्टीज मिलेंगे और
आफ्टर ग्रेजुएशन आप अप्लाई कीजिए उसको जून तो जुलाई में। ये सिर्फ ग्रेजुएशन अनिवार्यता है या फिर नाटकों का अनुभव भी चाहिए? नाटक का अनुभव चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा है कि अगर आप टैलेंटेड हैं तो फ्रेशर को भी ले लेते हैं अगर आप डिजर्व करते हैं तो। लेकिन 6 नाटक और 3 साल का नाटक का एक्सपीरियंस थिएटर का तो वो तो होना ही चाहिए, वो प्लस है। आप अगर करते हैं तो कि आप दिखेगा कि हाँ आपने थिएटर को दिया है, आप डिजर्व करते हैं इस सीट को। अच्छा, आपके कोई गॉड फादर नहीं थे इस फील्ड में? कोई आपके घर से इसके पहले कोई अभिनेता नहीं बने, आप बने, तो आपको क्या लगता है गॉड फादर होना जरूरी है कि आप में टैलेंट होना जरूरी है? आप में टैलेंट होना जरूरी है। सचिन का कोई गॉड फादर नहीं था जी। तो आप क्या मानते हैं कि आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिला, अपने बल पर आपने कामयाबी हासिल? यस। देखिए, सफलता के 1000 माँ बाप होते हैं, असफलता के आप जिम्मेदार होते हो। ऐसा नहीं कि मैं अकेले अपने दम पे वहाँ पहुँच गया, मुझे बहुत लोगों का सपोर्ट रहा है मेरे पीछे। यस। क्या कहते हैं कि जैसे आपने कहा ना कि गॉड फादर, ये तो दिखने वाली चीज़ है ना। आपको किसी ने धक्का देकर नदी में धक्का दे दिया तो आप तैर और सकते आप हैं। अगर तैरना नहीं जानते तो आप निश्चित रूप से डूबेंगे। ठीक वैसा ही मेरा मानना है कि एक्टिंग भी एक ऐसा क्षेत्र है, अगर आपको एक्टिंग नहीं आती है तो आप मुंबई जैसे शहरों में या किसी मंच पर नहीं टिक सकते हैं। इसलिए गॉड फादर आपको थोड़ा पुशअप कर सकते हैं, आपको मंच दे सकते हैं, लेकिन मंच पर टिके रहना आपके टैलेंट पर निर्भर करता है। अच्छा, आपने पहला काम शुरू किया तो उस समय आपकी क्या मजदूरी आपको मिली? आपको लगा कि आपको संतुष्टि हुई, कि खुशी भी हुई, कि संतुष्टि हुई कि नहीं मजदूरी मिल गई है, और या फिर आपने जो कामयाबी हासिल की उसकी खुशी थी या मजदूरी मिलने की खुशी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसे मिले खुशी तो कभी नहीं है। हमें लालच ही है कि हम एक्टिंग करें, हमें प्लेटफॉर्म मिले, हमें अच्छा कैरेक्टर मिले, हमें अच्छा डायरेक्टर मिले। तो लालच तो हमें पैसों का है ही नहीं शुरू से हम आर्टिस्टों को। मेन लालच वही है कि अच्छा काम मिले, अच्छा कैरेक्टर मिले, अच्छा सीन मिले, अच्छा डायरेक्टर मिले। अच्छा, आपको डायरेक्टर जो मिलते हैं पहले आपको स्क्रिप्ट देते हैं कि पहले आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं? कैसे उसमें होता है? क्या इंटरव्यू नहीं, आप Audition। ऑडिशन दीजिए। हाँ। ऑडिशन आपको स्क्रिप्ट मिलेगी, आप कैरेक्टर में फिट हैं तो आपके साथ बहुत सारे लड़के फिट होंगे, 600-700 लड़के फिट होंगे, सबका ऑडिशन जाएगा। उसमें से कोई 5 शॉर्ट लिस्टेड होगा। उस 5 लड़के को टेबल पे बैठेंगे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, फिर डिस्कस करेंगे कि इसमें से इसका नहीं, इसका ये हाँ ठीक है, इसको लॉक करो। तो इतना आसान नहीं है। तो चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्टूडियो में आकर के आपने जो हमारे दर्शकों को अपनी बात रखी। तो ये एक ऐसे गांव से हैं जिन्हें कोई गॉड फादर नहीं है, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी एक अलग छवि, अपनी एक अलग पहचान इन्होंने मुंबई जैसे शहर में बनाई है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।